गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। सर आपने कल की एक ही वीडियो भेजी है, दूसरी भी भेज दीजिए। हाँ, वो भेज दूंगा। थोड़ा सा वो ना बढ़िया से बना नहीं है, उसको तो बनाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा करप्ट हो गया था वीडियो। भेजता हूँ, उसको देखता हूँ मैं। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू। वीडियो को मैं भेजने की कोशिश करता हूँ, उसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन है? चलिए, नो सर। देखिएगा, आप लोगों में से किसी ने बोला था कि जो मेडिवल हिस्ट्री है, उनके जो चैप्टर बचे थे उनकी जरा एक बार करवा दीजिए। तो उसको हम जो मेन मेन है उसको चीज क्या है, आप लोगों को करवा देते हैं। जो मेन मेन टॉपिक है, देखिए आप लोगों को बताया था कि जो इसको सल्तनत पीरियड कहते हैं, उसमें जो गुलाम वंश है वो पहला वंश है, लेकिन इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। आपको बताया था सबसे पहले भारत में अगर मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो वो था महमूद बिन कासिम, या महमूद बिन कासिम क्या है, भारत के सबसे पहले आए थे। और वो अरबी थे। ध्यान दीजिएगा, वो क्या थे, अरबी थे। बाद में जो महमूद गजनवी आए थे, तो महमूद गजनवी पहले क्या थे, तुर्क थे। और महमूद गजनवी से पहले उनके पिता आए थे यहाँ पे, जिसका नाम था सुबुक्तदीन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन थे, तो वो है सुबुक्तदीन। वो कौन है, सुबुक्तदीन है। तो सुबुक्तदीन क्या पहले तुर्क थे। ध्यान दीजिएगा। और ये जितने सल्तनत पीरियड में अधिकांश जो वंश है, अधिकतर तुर्क थे। केवल जो लोधी वंश है वो अफगान थे। लोधी क्या है, अफगान। और बाकी सभी क्या है, तुर्क है। चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे वो खिलजी वंश हो, चाहे वो तुगलक वंश हो, चाहे वो सैयद वंश हो, ये सब क्या तुर्क थे। तुर्क मतलब एक नस्ल है। जो तुर्क, आपने एक देश का नाम लोग आप लोगों ने सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान। तो उस क्षेत्र के जो लोग रहते थे उनको तुर्क कहा जाता है। ठीक है। मोहम्मद गजनबी जब भारत में आए थे तो उनका मेन मकसद क्या था, लूटपाट था। तो मोहम्मद गजनबी का मेन मकसद क्या था, लूटपाट था। मोहम्मद गजनबी के बाद जो भारत में आया था उनका नाम था मोहम्मद गोरी। ये जो मोहम्मद गोरी थे, ये गोर देश के राजा थे। तो इनका मेन मकसद लूटपाट नहीं था, इनका मेन मकसद था साम्राज्य का विस्तार करना। इनका मेन मकसद क्या था, साम्राज्य विस्तार। इनका मेन मकसद क्या है, साम्राज्य का विस्तार करना। तो सबसे पहले 1175 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और कहाँ पे किया था, मुल्तान में किया था। उस समय मुल्तान क्या है, भारत का पार्ट था। बाद में 1191 और 1192 में इन्होंने क्या है, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया। इसे तराइन का युद्ध कहा जाता है, आपको बताया। क्या कहता है, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध। और इसके बाद 1194 में क्या है, जयचंद के साथ युद्ध किया था। जो, और इस युद्ध को चंद्रवार का युद्ध कहा जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि जो मोहम्मद गोरी थे उनका मृत्यु क्या होता है, 1206 ईस्वी में हो जाता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है, 1206 ईस्वी। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है, तब क्या है,
उन्होंने जो अपने जो भारत में जो क्षेत्र था जीता, तो मृत्यु से पहले क्या है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उनको क्या था इस क्षेत्र का सिपा सालार, सिपा सालार में सेनापति के रूप में या संरक्षक के रूप में नियुक्त किया था। क्या बनाया था, सिपा सालार बनाया, सिपा सालार बनाया, यानी सेना के प्रमुख बना के इनको भेजा। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है इन पूरे क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का पहला व्यक्ति कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत का पहला व्यक्ति कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति कौन है, तो इल्तुतमिश लगाया जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ बनाया था, लाहौर बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, दिल्ली बनाया था। तो ये अंतर है, समझिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यहाँ गौरी साम्राज्य के सुल्तान जो गुलाम गौरी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। इन्होंने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। गुलाम वंश सेना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। भारत में दिल्ली शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश क्या है, गुलाम वंश है या मामलुक वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वंश कहा जा रहा था, क्योंकि ये लाखों की संख्या में क्या दान कर देता है, ठीक है। और भारत में जो पोलो की खेल शुरू किया है, पोलो पोलो का खेल क्या है, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया है, ठीक है। और आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, तीन चीजों के निर्माण के लिए बहुत फेमस है। एक तो क्या है, इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, कुतुब मीनार स्टार्ट किया, बनाया क्या, स्टार्ट करवाया। दूसरा था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बना था, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बना था। कहाँ पे है ये मस्जिद, आपको कितनी बार बताया था, ये दिल्ली में। और ये भारत में किसी सुल्तान द्वारा या किसी शासक द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद है। दूसरा अराय दिन का झोपड़ा बना था, अराय दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बना है, ये भी एक मस्जिद है, बना था अजमेर। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह है कुतुबुद्दीन ऐबक के। इन्होंने कोई सिक्का वगैरह जारी नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कोई सिक्का वगैरह जारी नहीं किया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है उसके बाद क्या, उसका एक बेटा था आराम शाह। आराम शाह क्या है, ज्यादा देर तक क्या है शासन नहीं कर पाया, क्योंकि उनके अंदर योग्यता की कमी थी। तब उनका जो दामाद और गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है, दामाद और गुलाम का नाम क्या है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या है, सुल्तान बनता है। तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्या कहता है, गुलाम का गुलाम कहा जाता है, गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्योंकि इनको किसने खरीदा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था, मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। तो गुलाम का गुलाम इसको कहा जाता है, समझिए। दूसरी बात क्या है, इन्होंने क्या है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करना है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करना। तीसरा क्या है, इन्होंने सबसे पहले बगदाद के जो खलीफा थे, बगदाद के खलीफा, उनसे क्या है, मान्यता प्राप्त किया था, ठीक है। और चौथा क्या था, इन्होंने सिक्के चलवाए थे, उसका नाम था टका और जीतल नामक सिक्के चलाए, ये सिक्के चलवाए थे। और इन्होंने भूमि व्यवस्था के रूप में इक्ता व्यवस्था शुरू करवाया था। क्या तरह शुरू करवाया था, इक्ता व्यवस्था। दूसरा, इन्होंने चालीसा या चहलगानी व्यवस्था शुरू किया था, जो 40 व्यवस्था शुरू, 40 प्रमुख जो अमीर थे या दरबारी थे, उनको मिला के एक गुट बनाया था, जिसको चालीसा या चहलगानी कहा जाता है। तो ये इल्तुतमिश के बारे में हो गया। और इल्तुतमिश ने अपने अंतिम समय पे उन्होंने अपने बेटे के स्थान पर अपने बेटी रजिया सुल्तान को क्या है, शासक के रूप में नियुक्त किया, सुल्तान के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। तो ये हो गया इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या है, गुलाम का गुलाम कहा जाता है, बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त किया,
टका और जीतल शुरू किया, एकता व्यवस्था शुरू किया, चहलगामी व्यवस्था शुरू किया, और इन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली जो सल्तनत है उसका वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, रजिया बेगम शासिका बनी, यानी शासक बना। रजिया क्या है, 11 दिन तक शासन नहीं कर पाया क्योंकि उनका विरोध होना शुरू हो गया था। तो ये क्या है, मध्यकालीन भारत का पहला महिला शासिका और पहला मुस्लिम शासिका भी यही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने क्या अपनी बेटी को क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया। बेटे के स्थान पर बेटी उनके ज्यादा योग्य थी। अब इसके बाद आता है बलबन। बलबन आपको बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बलबन के बारे में। ठीक है, बलबन का पूरा नाम है गायसुद्दीन बलबन, और ये भी क्या है, गुलाम थे पहले, और गुलाम से क्या है, शासक बने, यानी सुल्तान। तो इन्होंने देखा कि मैं एक गुलाम होते हुए एक शासक यानी राज सुल्तान बना हूं, तो हर कोई जो गुलाम है हमारे साम्राज्य में वो भी तो सुल्तान बनने का कोशिश करता होगा। तो हम उनके अंदर विविधीकरण कैसे करें कि हम सुल्तान हैं और बाकी जो हमारे सेवक है वो हमसे नीचे है। तो उसके लिए क्या है, बलबन ने भव्यता और और नस्लवाद की क्या है, शुरुआत की। इन्होंने अपने आप को तुर्क नहीं बताया, इन्होंने बताया कि ये क्या है, ईरानी, अपने आप को क्या बनाया, बताया ईरानी बताया, ईरान से बताया। और ईरान में एक बहुत बड़े योद्धा हुए थे जिसको अपना सियाज कहा जाता है। बोला कि मैं अपना सियाज के वंशज हूँ। तो जिससे क्या होता है, देखिए कोई भी लोग व्यक्ति किसी बड़े आदमी का नाम इसलिए लेता है कि उससे लगता है कि उसके अंदर भी क्या है, उनकी क्वालिटीज होगी। ये भी क्या है, अपने आप को क्या अपना सियाज से वंशज मानने लगे। और ईरान में जो नवरोज की तरह चलता था, तो नवरोज को क्या है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। क्या क्या है, नवरोज। देखिए नवरोज जो है ना, वो एक पारसी पर्व है। क्या है, पारसी। ईरान में पहले जो लोग रहते थे उसको पारसी कहा जाता, पारसी से फारसी बना है। और ये क्या है, पारसी लोगों का नव वर्ष है। पारसी लोगों का क्या है, नव वर्ष है, इसको मनाया। तो ये नव वर्ष शुरू करवाया, यानी नवरोज शुरू करवाया। दूसरा क्या है, इन्होंने सिजदा और पावो शुरू करवाया। सिजदा और पावो यानी सुल्तान के पैर को चूमना, और सुल्तान के सामने क्या होता है कि आप उनके नजरों से नजर नहीं मिला सकते, झुक के रखा रहेगा। आप लोग देखे होंगे पहले के राजघराने में जो बहुत क्रूर व्यक्ति होते थे, उनके वहां पे क्या था, जो भी व्यक्ति होते थे मंत्री वगैरह, उनसे बराबरी का अधिकार ना कर पाए। क्योंकि आपको अभी बताया ना कि ये गुलाम थे, तो वो नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई गुलाम मेरे पद पर आ जाए या मुझे हटा पाए, इसलिए ऐसे सब कुछ करने लगे। तीसरी बात क्या है, इन्होंने लोहा और रक्त की नीति अपनाई। लोहा और रक्त की नीति यानी आयरन एंड ब्लड प्रेसिंग, मतलब क्या होता है कि कठोरता का विरोध से करते, कोई भी अगर उनका विरोध करे तो उसको मार देते। उन्होंने अपने आप को क्या, उलूक खान की उपाधि धारण किया। कौन सा खान? उलूक खान की उपाधि इन्होंने धारण किया। तो ये है बलवान के बारे में। और ये क्या, बहुत ही ज्यादा क्रूर थे। क्रूर मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है, लोहा और रक्त आयरन एंड ब्लड की नीति को अपनाते थे, तो बहुत ज्यादा क्या है, सख्त आदमी, धनी। दरबारियों के सामने कभी अपने कमजोरी को नहीं दिखाना चाहते थे। अब देखिए कुतुबुल मस्जिद, आपको पता है कि भारत का पहला मस्जिद है जो किसी सुल्तान द्वारा बनाया गया है। और कुतुब मीनार भी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया था कि 72.5 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, 5 मंजिला है। इसमें फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान है। ये सारी चीज क्या हद तक कल आप लोगों को सब बता दिया था। जो नहीं बताया है उसके बारे में क्या है, ज्यादा चर्चा करें तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अलादीन का झोपड़ा, ये सब क्या है आपको बता दिया। अब देखिए
गुलाम वंश के बाद आता है आपका खिलजी वंश। गुलाम वंश जब खत्म होने वाला होता है तब क्या है, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन जो खिलजी है, इन्होंने क्या है, गुलाम वंश को खत्म करके क्या था, एक नया वंश शुरू किया, इसको खिलजी वंश कहा जाता है। और ये 90 से क्या है 1296 तक रहा। 1296 में इनका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको मार दिया। और अलाउद्दीन खिलजी क्या है, खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी कब शासक बना था, 1296 में शासक बना था। और 1200 क्या है, 1316 ईस्वी तक क्या है ये शासक बनेगा, कितना, 16 तक क्या है शासक बनेगा, इसको ध्यान रखिए। अब अलाउद्दीन खिलजी के सबसे इंपॉर्टेंट काम है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या है, एक तो कम पढ़े लिखे थे, और दूसरी बात क्या है, ये धर्म को, राजनीति में इंटरफेयर क्या की बात को नकार रहा। उन्होंने बोला कि धर्म का काम अलग है और राजनीति का काम अलग, इसमें धर्म और राजनीति एक शब्द मैच नहीं होना, मतलब एक शब्द मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन की सुधार नीति। अलाउद्दीन की जो सुधार नीति है ये पेपर में हमेशा पूछ जाते हैं। अलाउद्दीन के सुधार, क्योंकि इन्होंने क्या क्या सुधार किया था, रिफॉर्म किया था, पहले समझिए। पहला रिफॉर्म क्या है, भूमि सुधार। क्या है, भूमि सुधार। दूसरा उन्होंने क्या है, सैन्य सुधार, सैन्य सुधार। तीसरा उन्होंने क्या है, जो बाजार सुधार। क्या किया, बाजार को सुधार। देखिए आपको बता था कि क्यों किया था, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कशन कर लिया, फिर भी एक बार ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को बता था कि जो एकता व्यवस्था था उसमें जो इकतदार होते थे वो सैन्य अधिकारी होते थे, और साल में एक या दो बार क्या होते थे, गांव में आते थे और जो भी उनको रेवेन्यू मिलता था जबरदस्ती ले जाते थे, और फिर आते नहीं थे। इससे क्या हुआ कि जो शासन व्यवस्था में क्या एक रेगुलरली क्या होगा, इनकम का स्रोत नहीं मिला। कि भाई लूटपाट करने जाएंगे, यानी सेना जाएगा तब उसको आएगा, तो नहीं आएगा। क्योंकि देखिए क्या होता कि जो मुस्लिम शासक थे वो संख्या में कम आए थे, कि बाहर से आएंगे तो इतना संख्या नहीं था, और यहाँ पे क्या हिंदू लोग ज्यादा थे, 90% ज्यादा क्या हिंदू थे उसमें, 90 क्या था और भी ज्यादा था। तो जो मुस्लिम सेना या जो भी अधिकारी आए होंगे वो क्या ग्रामीण स्तर तक क्या अपना स्तर को, यानी अपना जो प्रशासन है उसको विस्तार नहीं कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति है जिन्होंने ग्रामीण स्तर तक क्या है अपने प्रशासन की शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने क्या किया कि जो अच्छी भूमि होते थे वो हमेशा क्या था, ग्राम के मुखिया लोग क्या है, या दबंग लोग या पहलवान लोग या जो शक्तिशाली लोग होते थे, वो अच्छे भूमि को क्या है प्राप्त कर लेते थे। और जो कमजोर भूमि होता था यानी अनुपजाऊ भूमि होता वो क्या था, आम किसानों को मिलता था। लेकिन टैक्स क्या है बराबर देना पड़ता था, जो अच्छे जमीन है उनको भी उतना ही टैक्स देना पड़ता, और जिनका जमीन खराब था उनको भी उतना ही टैक्स देना पड़ता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि ऐसा चलेगा, कैसे चलेगा। उन्होंने क्या किया, सभी भूमि को क्या है जो मुखिया वगैरह थे उनसे भूमि छीन लिया, और छीन के क्या भूमि को खालसा भूमि देके खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अब बोले खालसा भूमि क्या होता है, ये खालसा भूमि का मतलब होता है, जैसे आजकल आप जो कह सकते हैं खास भूमि, खास मतलब जो क्या सरकार के अंडर में चला गया, उसी को खालसा भूमि कहा जाता था उस समय में, फारसी भाषा में। तो खालसा भूमि मतलब जो सरकार के लिए, मतलब क्या जो सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में जो भूमि आते हैं उनको क्या है खालसा भूमि कहा जाता है। तो खालसा भूमि जब आ गए तो वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट क्या करने के लिए नियमित क्या करने लगे, वहां पे अधिकारी नियुक्त होने लगे। इसलिए
अलाउद्दीन खिलजी ने अलग से क्या वित्त विभाग बनाया था, जिसको मुक्त खराज कहा गया था, दीवाने मुक्त खराज, जो क्या था वित्त विभाग को बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत पीरियड में पहली बार वित्त मंत्रालय किसने बना था या वित्त विभाग किसने बना था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बना। कृषि विभाग आपको पता था, कृषि विभाग किसने बना था, कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखिए। तो इन्होंने क्या किया, सभी भूमि को हटा दिया और भूमि को तीन भागों में विभाजित कर दिया, एक उच्च भूमि, एक मध्यम भूमि, एक निम्न भूमि। जो भूमि जैसा था उसी के अनुसार क्या था, लगन का दर भी अलग अलग कर दिया गया, लगन का दर भी अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और जिन लोगों के पास ज्यादा पशु थे, जिन लोगों के पास ज्यादा पशु थे या बड़े बड़े घर होते थे, जिन लोगों के पास जो अमीर लोग होते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, जैसे हाउस टैक्स लगा दिया गया, जिसको घड़ी कर कहा जाता। और क्या था, जो मवेशियों पर भी क्या टैक्स लगा दिया, जो जिनके पास ज्यादा मवेशी था एक लिमिट से ज्यादा, तो उन पर क्या है मवेशी टैक्स लगा दिया गया। तो घड़ी कर और क्या है चरी कर कहते हैं। घड़ी कर मतलब घरों पर लगने वाला कर, और जो चरी कर था ये क्या है, जो पशुओं पर लगता था। देखिए, अब बोलो कि पशु पर, क्योंकि उस समय जो चारागाह होते थे ना, वो चारागाह जो जमीन थे, इन चारागाह जमीन पे जिनके पशु चरते थे, उन पशुओं पर क्या है चढ़ी, चारागाह को क्या है इस पर टैक्स लगाने। तो इसमें दो तरह के क्या ये टैक्स लगते थे। घड़ी कर मतलब क्या, घरों पे जिनके घर बड़े होते थे, तो ये दो पर, इसमें क्या घर के ऊपर जिसके घर बड़े होते थे उन पर लगते थे घर। आज भी देखिएगा क्या होता है, जिसका घर बड़ा होता है उन पर टैक्स लगते हैं, और जो चरी होते थे, चारागाह में जिनके पशु चरते थे, उन पर क्या होता है टैक्स लगते थे। तो ये दो प्रकार के टैक्स हैं। तो भूमि में सुधार क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा है सैन्य में सुधार। ठीक है, सेना में सुधार क्यों किया था पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले क्या था, नियमित रूप से क्या होता थे, युद्ध नहीं होते थे। कभी कभी युद्ध के समय पे क्या होता, देखिए पहले क्या था, जो युद्ध होते थे, सैन्य सुधार में क्या हुआ, पहले युद्ध क्या था लगातार नहीं होता था, और युद्ध में जो सेना होते ना, वो जो अमीर होते थे या जो अलग अलग जगह के जो अधिकारी होते थे, उनके अधीन क्या होता सेना होता था। अलाउद्दीन ने सबसे पहले काम किया कि उन्होंने क्या है एक राजकीय सेना बनाया। क्या बनाया, राजकीय सेना बनाया। और इनका जो वेतन है वो क्या है नकद देना शुरू करते हैं, उनको वेतन मिली थी। जो वेतन आधारित सेना होती है ना, ये ज्यादा क्या वफादार होते हैं, वफादार होते हैं, ज्यादा वफादार होते हैं। लेकिन पहले सेना क्या था, पहले सेना क्या था, जो इक्तादार होते थे या अमीर होते थे उनके पास सेना होती थी, जब आवश्यकता होती थी तो क्या है सुल्तान को मदद करते थे। इसको मदद करते हैं, सुल्तान का मदद करते हैं। अब राजकीय अगर राजकीय सेना होगा तो उनको क्या देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। और इसमें दो सुधार उन्होंने किया कि सेना में एक काम उन्होंने किया है, डाक पट्टा शुरू कराया। ठीक, क्या होते उस समय आपको पता कि नियमित पहले सेना नहीं होते थे, तो सेना में क्या है जब आवश्यकता होती थी तो क्या है सेना में भर्ती होती थी, जब आवश्यकता नहीं होती तो उनको क्या था सेना से अलग काम करवाते थे। तो और उसके लिए क्या था, घोड़े होते थे। घोड़े जो होते थे, जो घोड़े होते थे, देखिए पहले क्या था कि घोड़े क्या होता था, देखिए अरबी नस्ल के जो घोड़े होते थे, यानी जो मध्य एशिया से जो घोड़े होते थे वो अच्छे नस्ल के घोड़े माने जाते थे। अब क्या होते थे कि एक व्यक्ति आया और बोला कि मेरे पास अरबी नस्ल के घोड़े हैं और इसलिए मुझे क्या है ज्यादा वेतन मिली सेना में। अब क्या घोड़े पे कोई निशान नहीं है,
अब उसी घोड़े को क्या है दूसरा व्यक्ति लेके आया, बोला कि यही मेरा घोड़ा है और इस पर क्या है ज्यादा वेतन दीजिए। इस तरह तो सेना में लोग भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद अब जब युद्ध के समय आया तो देखा कि जो जितने घोड़े क्या था, अरबी नस्ल के घोड़े थे उतने तो है ही नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि जो घोड़े होते थे, जो व्यक्ति देखिए उस समय सेना जो होते ना, सेना के पास अपना खुद का घोड़ा होता था। अधिकतर जो सेना होते थे, जो अनियमित सेना होती थी, जो नियमित सेना होता है उसके घोड़े घोड़े क्या होते थे, सुल्तान देते थे। तो देखा कि घोड़े क्या है, घोड़े में क्या है दाग लगाना शुरू कर दिया। अब बोले अरबी नस्ल के घोड़े को अलग से चिन्ह बना दिया, भारतीय नस्ल के घोड़े को अलग चिन्ह बना दिया। तो अलग अलग जगह के नस्ल के घोड़े को अलग अलग चिन्ह जब बना दिया गया तो इससे क्या हुआ कि घोड़े का जो फ्रॉड हो रहा था वो बंद हो गया। दूसरी बात, एक तो दाग लगा दिया और क्या है उसका हुलिया लिखना शुरू कर दिया। हुलिया यानी चेहरे पे क्या क्या है सेना के चेहरे पे एक क्या होता था, हुलिया लिखना शुरू कर दिया। देखिए पहले क्या था कि कुछ लोग बहुत पहलवान होते थे जो सेना में अच्छा काम करते थे, और कुछ क्या है कम पहलवान मतलब कम शक्तिशाली लोग होते हैं। तो क्या होता है कि जो पहलवान व्यक्ति है ना वो क्या था अलग अलग जो अमीर होते थे या इतना होते थे या उनके पास जाके क्या होता है अपने आप को वहां पे भर्ती कर लेते थे और उनको ज्यादा वेतन मिलते थे। उनको मिलते क्या ज्यादा वेतन। लेकिन जब युद्ध के समय आते थे ना तो क्या था अपने नौकर को युद्ध में भेज देते थे, कोई अपने भाई को भेज दिया, कोई अपने नौकर को भेज दिया, कोई किसी को पकड़ के भेज दिया। तो क्या था इससे सेना की जो ताकत होती थी वास्तविक ताकत कमजोर होने लगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है भाग व्यवस्था शुरू कर दिया और हुलिया लिखना शुरू कर दिया। ये सेना सुधारने इसको भी ध्यान रखिए। आज भी देखिएगा आर्मी में जो लोग जाते हैं ना उनके देखिएगा जो वन मार्क मार्क्स होता है या कोई भी मार्क्स जो होता है शरीर में या चेहरे पर उनको लिखने के लिए बोला जाता है। अगला उन्होंने क्या है बाजार, बाजार सबसे इम्पोर्टेंट है। बाजार सुधार यानी मार्केट सुधार जो सर चौथ भी होता था, चौथ कुछ। हेलो हाँ सर, एक आवाज। अलाउद्दीन खिलजी ने, हाँ बताइए बताइए। सर अलाउद्दीन खिलजी ने एक चौथ चौथ भी चलाया था कुछ। नहीं चौथ शिवाजी ने शुरू किया था। चौथ और अच्छा। सर देशमुख शिवाजी का है। हाँ ठीक हाँ, है। तो सर विष्णु और हाँ चौथ। उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। वो चौथ और सर देशमुख है उनके समय पे। ठीक है। तो दोनों को क्लियर रखिएगा। अगला देखिए बाजार सुधार। बाजार सुधार में अभी आपको बताना कि बाजार क्यों सुधारना चाहता था, क्योंकि अलाउद्दीन ने नियमित सेना लगाया, स्थापित किया। तो नियमित जो सेना होंगे ना तो उनको वेतन देना पड़ेगा। और इतनी ज्यादा नियमित सेना उस समय रखा, उसके लिए बहुत बड़ा राजकोष चाहिए था। तो उस समय के अलाउद्दीन के पास उतना था नहीं। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, तीन प्रकार के बाजार बनाए। एक अनाज का बाजार बनाया, अनाज बाजार। एक उन्होंने पशु बाजार बनाया, जिसको मवेशी बाजार कहते हैं, पशु बाजार या मवेशी बाजार। और तीसरा बनाया उन्होंने कीमती कपड़ों का बाजार। ये तीन बाजार उन्होंने तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अनाज बाजार, जो क्रॉप्स मार्केट है उसका इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आपको बताया था कि अलाउद्दीन ने ये बोला कि हम नियमित सेना रखेंगे, तो नियमित सेना को क्या है ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। ज्यादा वेतन के लिए ज्यादा राजकोष चाहिए। तो ज्यादा राजकोष कहाँ से आएगा, क्योंकि जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो लिमिटेड है। तो उन्होंने क्या किया कि अनाज का जो दाम है उसको कम कर दिया। पहले मान लेते कि 1 किलो चावल 10 रुपए में मिला था, अब उसको कम करके 5 रुपए कर दिया। तो देखिएगा पहले क्या है 1 लाख रुपए में जितने सेना रखा जा सकता था, अब क्या है वो 50,000 रुपए में उतने ही सेना रखा जा सकता है। तो ये क्या है एक नया व्यवस्था कर दिया कि पहले 1 लाख रुपए में जितने सेना रख सकते थे अब वो 50,000 में रखेंगे। तो इसका करने का कारण क्या था क्योंकि उनको स्थायी सेना रखा था। अब देखिए इससे क्या हुआ, इसने क्या किया कि जो सैन्य परिवार होते थे उनको एक पत्र देते थे और उस पत्र को दिखा के वो मार्केट से क्या कम दामों पर क्या अनाज खरीद लेते थे। यानी जो दिल्ली के आसपास के जो बाजार थे उसमें ये लागू किया गया था।
हाँ जी, पूरे सल्तनत में नहीं लागू किया गया था, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है उनमें ये लागू किया गया, जिससे जो आर्मी के जो लोग थे उनके परिवार चल पाए, यानी कम पैसे में चल पाए। आप लोग देखिए आर्मी में अभी तो वेतन तो बहुत ज्यादा हुआ, पहले आर्मी में भी बहुत कम वेतन हुआ करता था। तो वेतन कम होने के कारण उनको बहुत सारे फैसिलिटी जैसे घाट देते थे रहने के लिए, उसके बाद कैंटीन व्यवस्था था, ये सारी व्यवस्था क्यों किया, उसके आर्मी स्कूल में उनको पढ़ाने का बहुत सारी सुविधा है। ये इसलिए देते थे क्योंकि वो कम वेतन से उनको ज्यादा सुविधाएं दे दे, इससे क्या होगा वेतन कम से चल जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या है इसका यही काम किया, ठीक है। और इसके लिए क्या है, उन्होंने बाजार में क्या है एक गुप्तचर विभाग का स्थापना किया। क्या बनाया, गुप्तचर विभाग बनाया। अगर कोई व्यापारी इस नियम का उल्लंघन करते, अगर कम ज्यादा तोलते, तो उस व्यापारी के शरीर से उतना मांस काट के ले लेंगे। इतना कठोर नीति बनाया था कि कोई गद्दारी भी नहीं कर सकता। इसे क्या है इस बाजार व्यवस्था को कह सकते हैं कि आज के रूप में जो राशन सिस्टम है, तो राशन सिस्टम का क्या है प्राचीन रूप कह सकते हैं। राशन व्यवस्था जो है उसका एक प्राचीन रूप कह सकते हैं। इतना कठोर था, गुप्तचर क्या है पूरे मार्केट में घूमते रहते थे। जो भी व्यक्ति क्या है कम तोलते थे, उनका क्या है कोई उनके शरीर से उतना ग्राम या उतना किलो मांस काट दिया जाता था। तो ये बहुत कठोर नियम था। तो इसके इसको बाजार व्यवस्था समझिए कि आज के राशन व्यवस्था, जैसे देखिए राशन के दुकान में क्यों दिया था, राशन के दुकान में मार्केट की आवश्यकता क्या था, जो अनाज होता है वो सस्ता होता है, जिससे क्या था जो गरीब लोग हैं वो उसको अपना जीवन निर्वाह करता है। तो उसी प्रकार से जो सेना के लोग थे उनको भी ऐसी व्यवस्था दी गई। एक बात और समझ लीजिएगा, ये जो मार्केट व्यवस्था ये दिल्ली के आसपास ही व्यवस्था थी, पूरे भारत में क्या या पूरे जो दिल्ली सल्तनत था उसमें ये लागू नहीं। दूसरा है मवेशियों का बाजार या पशु बाजार। देखिए मवेशी में क्या था, मेनली घोड़े, जो हॉर्स था वो इम्पोर्टेंट, युद्ध के लिए वही था। आजकल देखिएगा मार्केट में क्या है, जो राफेल है या जो बड़े बड़े जो फाइटर प्लेन है उसका डिमांड है। तो उस समय क्या था, उस समय अच्छे नस्ल के जो घोड़े होते थे उनको खरीदने के लिए क्या है बाहर से लाया जाता था। और जो लाते थे वो क्या है मध्य एशिया से या ईरान या उसके ऊपर से लाते थे। तो भारत में लाके उसको क्या बहुत ज्यादा क्या है कीमत में बेचते थे। आप लोग को मालूम होगा कि वास्को डी गामा जब आए थे ना, तो वो पहले क्या है उस रास्ते से पहले घोड़े लाए जाते थे, ठीक है। तो घोड़े लेके आए थे क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में अच्छे नस्ल के घोड़े होते हैं। यूरोप के लोग क्या है, जैसे हमारे यहाँ के लोग गाय को पूजते हैं उस प्रकार से क्या है यूरोप के लोग घोड़े को उतना ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो हॉर्स है उसका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो अलाउद्दीन ने ये बोला कि घोड़े आप इतने से ज्यादा कीमत में बेचें, एक टैग लगा दिया कि अगर अरब नस्ल के घोड़े होंगे तो उसका दाम इतना से ऊपर मत करेगा, अगर वो ईरानी नस्ल के होंगे तो इतना, वो भारतीय नस्ल के होंगे तो। इससे क्या होगा कि जो व्यापारी लोग जो कालाबाजारी कर रहे थे उस कालाबाजारी पर नियंत्रण होगा। ये हो गया। तीसरी बात है बेशकीमती जो कपड़े होते थे उस पर वो बाजार। देखिए जो राजघराने के जो लोग होते थे ना वो क्या है जो रेशम के कपड़े होते थे या अच्छे जो ऊन के कपड़े होते थे उनको डिमांड ज्यादा कर रहे थे। और उस समय ढाका और जो मुल्तान, ढाका और मुल्तान क्या है रेशम के कपड़े के लिए बहुत फेमस थे। समझिएगा रेशम के जो कपड़े थे उस समय ढाका और कहाँ थे मुल्तान बहुत ज्यादा फेमस था। ढाका में बहुत अच्छे अच्छे के कपड़े बनते थे और मुल्तान में। तो यहाँ से क्या व्यापारी कपड़े लाते थे और यहाँ पे दिल्ली में लाके क्या था उसको महंगे बेचते थे। तो अलाउद्दीन ने बोला कि ऐसे कीजिए कि हम आपको कुछ पैसा दे देते हैं, सब्सिडी दे देते हैं कि आप पैसा ले लीजिए और कपड़े का दाम कम रखिएगा। अगर कपड़े का दाम ज्यादा रखेंगे तो हमें क्या राजमहल में जो लोग रहते हैं उनका वेतन बढ़ाना पड़ेगा। देखिए कितना सटीक बात उन्होंने बोला कि हम वेतन बढ़ाने से बढ़िया है कि हम क्या कपड़े का दाम ही कम कर दें। तो इन्होंने क्या है कपड़े में सब्सिडी देना शुरू कर दिया जिससे कपड़े का दाम कम होगा। जैसे इस समय मान लीजिए कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम में अगर सब्सिडी हो गया तो क्या होगा लोग खरीद पाएंगे। जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गए, जो गरीब लोग क्या सब्सिडी दे रहे थे वो खरीद पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें किसान है यूरिया पे सब्सिडी दी जा रही है। अगर सब्सिडी नहीं दी होती यूरिया में तो कोई किसान टिक नहीं पाते। जो 400
रुपए का जो यूरिया आता है वो अगर बिना सब्सिडी के आएगा तो 1500 रुपए का सब्सिडी, एक यूरिया का जो 50 किलो का जो यूरिया का जो बोरी आता है वो 1500 रुपए का मार्केट प्राइस है उसका। और वो कितना 400 में बिकता है, 1100 रुपए लगभग क्या उसमें सब्सिडी आता है। अब तक वो अगर सब्सिडी नहीं हो तो बताइए आप जो हमारे कृषि प्रोडक्शन है वो कितना और ज्यादा महंगा हो जाता है। तो अलाउद्दीन ने बोला कि कपड़े के लिए क्या सब्सिडी शुरू कर दो, जिससे क्या होता है कपड़े का दाम कम हो जाए, वेतन हमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अलाउद्दीन की सुधार था कि अलाउद्दीन ने देखा कि अपने अनुसार जो स्थायी सेना जो बनाया गया था उसके अनुसार क्या था अपना सुधार पारी। ठीक है, अलाउद्दीन ने आप लोगों ने पिक्चर भी देखा होगा, अभी पद्मावत पिक्चर, उसमें अलाउद्दीन की कुछ सीन वगैरह दिखाए गए, ऐसे नहीं थे कि मतलब ऐसे उनका जो भी कैरेक्टर दिखाया गया है। अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के समय पे मलिक कफूर को खरीदा गया था। मलिक कफूर के हैं उसको 1000 दिनार से खरीदा गया था, उसको क्या कहा जाता है, तो 1000 दिनारी कहा जाता है। तो मलिक कफूर को किसने खरीदा था, मलिक कफूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये गुजरात विजय के समय पे, गुजरात विजय में इनको खरीदा गया था। इनको क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है, 1000 दिनारी इनको कहा जाता है। तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दरवाजा बनाया था, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा इन्होंने बनाया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अब देखिए गुजरात को लोग क्यों जीतना चाहते थे, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी मध्यकाल में भारत के लोग थे ना वो गुजरात को जीतना चाहते थे। अब बोले गुजरात को क्यों जीतती, गुजरात के रास्ते से क्या है, जो अरब कंट्रीज है यहाँ पे व्यापार हो रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लोग थे वो क्या है, जो राजपूत घराने के लोग थे उनको क्या है हराने की कोशिश की, जैसे अकबर या जितने भी सल्तनत पीरियड के जितने भी सुल्तान हुए और जो मुगल शासक के जितने भी सुल्तान हुए, वो सब क्या है राजपूतों से दोस्ती बनाया या तो उनको अपने राज्य में मिला लिया। क्योंकि गुजरात दिल्ली से या आगरा से गुजरात जाने के लिए जो रास्ता था उस समय वो राजस्थान होकर जाता था। और राजस्थान क्या था, ये व्यापारिक रूट था। कि गुजरात से क्या था, गुजरात में जो कैम्बे था, कंडाला बंदरगाह था, इनसे क्या होता होते क्या था व्यापार होता था अरब कंट्री में। अरब कंट्री से जो क्या होता है ये यूरोप में चले जाते, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य काल में भारत में क्या सूती वस्त्र जो था बहुत उन्नत किस्म का था। पूरे यूरोप में क्या है भारत के सूती वस्त्र चलता था। तो क्या था ये रूट यही था, कहाँ से, यहाँ से अरब जाता था, अरब से कहाँ जाता था फिर एशिया और यूरोप चले जाते थे। तो मलिक कफूर क्या है देखिए, और एक मलिक कफूर के बारे में जान लीजिएगा, इन्होंने क्या है दक्षिण भारत के विजय में क्या है अलाउद्दीन का साथ दिया था। दक्षिण भारत विजय, दक्षिण भारत विजय में क्या है अलाउद्दीन के क्या है मुख्य सेनापति थे, इसको ध्यान दीजिए। तो गुजरात विजय पर कौन सा बनाया था, अलाई दरवाजा बनाया था, क्या बनाया था अलाई दरवाजा। और ये क्या है धर्म और राजनीति को अलग अलग मानते हैं, धर्म और राजनीति को अलग अलग इनको, ठीक है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या है, खिलजी वंश में कोई प्रतापी शासक नहीं बना और धीरे धीरे क्या है खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, जो पहला तुगलक शासक थे जिसका नाम गैसुद्दीन तुगलक या गाजी पाया रहा है। तो गैसुद्दीन जो तुगलक थे उन्होंने क्या है 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना। और इनके तीन शासक बहुत इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश में, एक गैसुद्दीन तुगलक हुआ, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक हुआ और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। तो ये तीन जो शासक है ये जो इंपॉर्टेंट शासक। और एक बात ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे क्या है मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ था। और जो चंगेज खां थे, चंगेज खां क्या इल्तुतमिश के समय पे क्या भारत के साइड में आया था लेकिन भारत में नहीं पहुंचा था। तो चंगेज का कब आया था, इल्तुतमिश के समय पे आया था। और सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे हुआ था।